नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात सीएम नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की कोशिशों की, जिसके लिए सीएम नीतीश कुमार लगातार जुटे हुए हैं और कल ओडिशा जाने वाले हैं, जहां वो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान उनकी बात विपक्षी एकता को लेकर होगी। देश के मौजूदा हालात में विपक्षी एकता की कितनी जरूरत है, वो उसकी अहमियत नवीन पटनायक को समझाएंगे। विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर सीएम नीतीश कुमार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं और बीजेपी पर इतिहास को बदलने, विपक्षी पार्टियों को परेशान करने, लोकतंत्र को कमजोर करने, जनता का काम नहीं करने और सिर्फ प्रचार करने का आरोप लगाया है। वैसे में नीतीश कुमार नवीन पटनायक से भी उनकी मुहिम में साथ होने के लिए बात करेंगे और समर्थन मांगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का साथ लेकर नीतीश कुमार की नवीन पटनायक से बात बनेगी? तो 9 मई को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से नीतीश कुमार मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से फोन पर बातचीत हो चुकी है। यूपी में अखिलेश यादव से मुलाकात हो चुकी है। बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात हो चुकी है। और कुल मिलाकर जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात करते हैं, उन्हीं कोशिशों में वो लगातार जुटे हुए हैं और इसी कोशिश को, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कल ओडिशा के सीएम से भुवनेश्वर में नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है। और इधर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि विपक्ष को एकजुट करने को लेकर सीएम नीतीश कुमार की मुहिम को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसी कड़ी में 9 मई को भुवनेश्वर में सीएम नीतीश कुमार ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। एक करने के लिए मुख्यमंत्री जी जगह जगह जा करके मिल रहे हैं और सबको एक मंच पर लाने का सफल प्रयास हो रहा है। पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। उसी क्रम में भुवनेश्वर जाएंगे 9 तारीख को उड़ीसा में, और वो नवीन पटनायक जी पुराने जनता दल बैकग्राउंड के हैं और उनसे मिलेंगे। इसी के लिए मुख्यमंत्री जी तो सीएम नीतीश की विपक्षी एकता की कोशिश की ये मुहिम किस तरह से जारी है, ये जान लेते हैं। दरअसल 1 महीने पहले विपक्षी एकता पर यह बड़ी कोशिश शुरू हुई थी। नीतीश कुमार को जब कांग्रेस की ओर से हरी झंडी मिली, उसके बाद हरी झंडी मिलते ही नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कोशिशों में जुट गए। उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा जैसे नेताओं से भी मुलाकात हुई। 24 अप्रैल 2023 को नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल गए और वहां पर ममता बनर्जी से मुलाकात की। कोलकाता में उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से हुई। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार लखनऊ गए, जहां पर अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। तो ये मुलाकातों का दौर लगातार बढ़ता गया। दोनों नेताओं ने विपक्षी एकता पर जोर देने की बात कही। इसके बाद 5 मई को ओडिशा के सीएम से नीतीश कुमार की मुलाकात होनी थी, लेकिन 5 मई को पटनायक से जो उनकी मुलाकात होनी थी वो कैंसिल हो गई। अब सीएम नीतीश कुमार 9 मई को नवीन पटनायक से मिलेंगे। 4 मई को देवेश चंद्र ठाकुर ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। देवेश चंद्र ठाकुर की मुलाकात शरद पवार से भी हुई और ठाकुर ने दोनों ही नेताओं से नीतीश कुमार की मुहिम से जुड़ने का आग्रह किया। 7 मई को नीतीश की उद्धव और शरद पवार की फोन पर बातचीत हुई थी। अब खबर यह भी है कि 11 मई को सीएम नीतीश कुमार मुंबई जा सकते हैं और मुंबई में उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे और शरद पवार से हो सकती है। तो मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन इन मुलाकातों के बीच अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार की नवीन पटनायक से बात कैसे बनेगी। तो इसके लिए 9 मई को सीएम नीतीश कुमार ओडिशा के सीएम से मुलाकात करने वाले हैं। नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात विपक्षी एकता को लेकर होगी। नीतीश कुमार नवीन पटनायक से विपक्षी एकता पर बात करेंगे। देश के मौजूदा हालात में विपक्षी एकता की कितनी जरूरत है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि कांग्रेस के साथ पर नीतीश की नवीन पटनायक से आखिर बात कैसे बनेगी, क्योंकि
ओडिशा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नवीन पटनायक 5 बार से ओडिशा के सीएम हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेडी को 147 में 112 सीटें मिली थी। चुनाव में बीजेपी को 23 सीट और कांग्रेस को महज 9 सीट मिली थी। 2000 से ही नवीन पटनायक पर लोगों का भरोसा कायम है, यानी कि 5 बार सीएम रह चुके हैं और सन 2000 से ही लगातार ओडिशा के लोग नवीन पटनायक पर अपना भरोसा जताते रहे हैं। लेकिन ओडिशा में कांग्रेस बीजेपी के साथ बीजेडी के मुख्य प्रतिद्वंदियों में शामिल है, यानी कि सीधी टक्कर है। कांग्रेस से नवीन पटनायक की पार्टी का सीधा मुकाबला होता है। सीएम नवीन पटनायक प्रगतिशील नेता माने जाते हैं। राज्य का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। नवीन पटनायक इधर उधर की राजनीति में फंसते नहीं हैं। ऐसे में सवाल अब भी कायम है कि क्या कांग्रेस के साथ नीतीश की नवीन पटनायक से बात बन पाएगी। लेकिन यह सियासत है और सियासत संभावनाओं का खेल कहा जाता है, तो कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। इधर सीएम नीतीश कुमार की कोशिश पर बिहार में जमकर सियासत भी हो रही है। सुनिए नेताओं ने क्या कुछ कहा है। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न क्षेत्रीय दलों से संवाद, वह भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म कर देंगे। तो एक तो नई चुनौतियां हैं, नई चुनौतियां, व्यापक एकता की बात हो रही है। अब इस संबंध में जो मीडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि संवाद इस नए दौर में, नए राजनीतिक चुनौती में सकारात्मक होगा। मन बहलाने का अच्छा तरीका है गालिब। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता कराने चल रहे हैं और 10 तारीख को चुनाव है कर्नाटक में, तो जेडीएस और कांग्रेस को कहाँ ये करवा पाए। और नवीन पटनायक जी का कांग्रेस को ये करवा देंगे। और नवीन पटनायक जी बिहार आइए करके भाषण देंगे तो क्या अंतर पड़ जाएगा। ममता बनर्जी जदयू को कई गो सीट देगी। ये मन बहला रहे हैं, ये कसरत कुमार हो गए हैं। बिहार के जनता को जो है स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, कानून व्यवस्था, इनकी चिंता न करके इस पर ध्यान नहीं जाए, इसीलिए अभी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में चले हैं। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। प्रचंड बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी देखते रह जाएंगे। नवीन पटनायक जी समाजवादी धारा के राजनेता हैं और आज हिंदुस्तान की पूरी समाजवादी धारा कांग्रेस के साथ खड़ी है। संप्रदायवाद के खिलाफ तो शुरू से खड़ी थी। तो नवीन पटनायक जी अगर महागठबंधन का हिस्सा नहीं भी बनते हैं तो कम से कम सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं खड़े होंगे। ये ठीक है कि बहुत सारे राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका वहाँ कांग्रेस से ही मुकाबला रहता है, कांग्रेस के विरोधी रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो प्रयास चल रहा है विपक्षी एकजुटता का, वो इसलिए रंग ला रहा है कि सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि आज देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना है। तो विपक्षी एकता पर बहस जारी है, लेकिन बिहार में एक और ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार बहस की जा रही है। सांसद से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने बाबा बागेश्वर पर छिड़ी सियासत को लेकर महागठबंधन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अश्विनी चौबे ने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार में हिम्मत है तो बागेश्वर धाम के महंत को रोक कर दिखाए। हिम्मत है लालू प्रसाद को तो बागेश्वर बाबा को जेल में डाल देना है। हिम्मत तो जेल में डाल के देना है। हिम्मत है तो बोलो। तेरे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, आतंकवादी, हिंसा फैलाने वाले ये बाहर रहेंगे और जो सनातन संस्कृति का जो पूरे देश में और दुनिया में जिस प्रकार से भारत का नाम कर रहा, भारत का नाम रोशन हो रहा, ऐसे सनातन संस्कृति का प्रचार करने वाले, ऐसे महात्मा, ऐसे सनातन धर्मावलंबी, ऐसे हनुमान के ऐसे पुत्र, हनुमान के अनुयायी, उनको जेल के अंदर बंद करेंगे। अरे पता है, रावण से भी सीख लो। रावण ने हनुमान जी को बंद करके उनके पूंछ में आग लगा दिया था। क्या हुआ परिणाम? स्वर्णमयी लंका जल गया और रावण सदा सदा के लिए
रावण का अंत हो गया। अपना अंत कराना हो तो बाबा बागेश्वर बाबा से या तो कुछ प्रेरणा लो, और नहीं तो तुम्हारा अंत तो तय है। और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की चुनौती पर जेडीयू ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल तनाव पैदा करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता एचजय यादव ने बाबा बागेश्वर को ठग बताया है। हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान है, हर किसी को अपना काम करने की छूट है, लेकिन कोई धर्म के नाम पर राजनीति करेगा, कुछ राजनीतिक दल तनाव पैदा करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे। बाबा बागेश्वर के मामले में अश्विनी चौबे लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं जो उनके राजनीतिक और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। असल में वो राजनीतिक मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ अलग प्राप्त हो जाए इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के विषय में केंद्र की सरकार के द्वारा पहल करवाते तो सकारात्मक लगता, लेकिन इस तरह के बयान दिखाते हैं कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं। हनुमान जी को तय करने दीजिए ना कि 24 में वो बिहार को बचाते हैं कि दिल्ली को जलाते हैं। अहंकारी कौन है ये सिर्फ हमारा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है, और अहंकार ही जल करके मरता है। और ये बाबा बागेश्वर जी की क्या आप चर्चा करते हैं? ठग हैं, आए हैं, कुछ धन दौलत चावल दाल घसोट करके ले जाएंगे। आप अपनी चिंता कीजिए ना 24 में, जब आप भागलपुर के वृद्धाश्रम में बैठ के भजन कीर्तन करें। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता के दरबार में एक बार फिर से उपस्थित होंगे, जहां मुख्यमंत्री फरियादियों की शिकायत सुनेंगे और उसका निदान करेंगे। जनता दरबार के पास से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। जनता दरबार है और जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्धारित समय पे जनता दरबार पहुंचेंगे, और इसको लेकर के देख सकते हैं कि तैयारी पूरी कर ली गई है। जो अधिकारी हैं, बीट प्रभारी हैं, सबको उनकी विषय बता दिए गए हैं, और सभी जो हैं वो यहाँ आकर के मौजूद भी हैं। थोड़ी देर में जो फरियादी हैं, जिन लोगों ने ऑनलाइन समय ले रखा है, वो यहाँ पे आएंगे, उनका आवेदन यहाँ पे जांच किया जाएगा, और उसके बाद सभी को कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाना अनिवार्य होता है, तो वो लगा करके कतारबद्ध होकर के मेटल डिटेक्टर जो देख रहे हैं इससे प्रवेश होंगे और अपने निर्धारित सीट पर जाकर के बैठेंगे। इस तत्पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पहुंचेंगे जनता के दरबार में, और यहाँ पे बताते चले कि आज जिन विषयों से जुड़ी हुई शिकायतों का निदान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकालेंगे, उनमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग, कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, उसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग एवं समान प्रशासन विभाग शामिल हैं। तो इन विभागों से जुड़ी हुई जो शिकायत है वो मुख्यमंत्री सुनेंगे और उसका निदान जो है, निष्कर्ष जो है वो निकालेंगे। बताते चले कि जनता के दरबार में जो भी फरियादी आते हैं उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री गंभीरता से लेते हैं। मौके पे में जो अधिकारी मौजूद होते हैं, संबंधित विभाग का जो विषय होता है, उन अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि आप इनकी समस्याओं का निदान जल्द से जल्द करें। और आज वो तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगी जनता के दरबार में। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद कर मिसाल पेश की है। दरअसल चिराग गढ़वा से किसी कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात औरंगाबाद के रास्ते पटना लौट रहे थे। इसी बीच जब उनका काफिला ओबरा थाना के महतू के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि ट्रक और ऑटो की टक्कर के बाद कुछ लोग घायल होकर सड़क पर यूं ही पड़े हैं। चिराग ने काफिला रुकवाया और घायलों के पास पहुंचकर उनकी स्थिति का जायजा लिया, फिर बिना देर किए अपनी गाड़ी से उन्हें औरंगाबाद सदर अस्पताल भिजवाया। अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी गढ़वा से होकर के जा रहे थे। ओबरा से पहले महसू गांव है, महसू में उन्होंने देखा कि एक एक्सीडेंट जो है, ट्रक जो है टेम्पू में धक्का मार दिया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़र पड़ी, उन्होंने अपना काफिला को रोक करके और अपनी गाड़ी से मरीज को जो है सरकारी अस्पताल भेजने का काम किया है। जिसने ना हनुमान को समझा उसे समझ अब आएगी, बागेश्वर में हर रावण की ठटरी सी बढ़ जाएगी।
और बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। आयोजक और मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। विदेशी तकनीक से जर्मन पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंडाल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस तरह के 3 और बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमरजीत शर्मा। हम मौजूद हैं नवतपुर के तरेतपाली मठ के पास और यहाँ पर ही धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा पहुँच रहे हैं और उनके लिए ही ये पंडाल बन रहा है। हम आपको ये पंडाल दिखा दें। ये जो है जर्मन तकनीक से बनाया जा रहा है और इसमें दिन रात एक करके जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं। और ऊपर से भी आप तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो है ये पंडाल बन रहा है। कोई भी आंधी और तूफान आएगा तो वो तूफान भी जो है यहाँ रोक नहीं पाएगा। ये जो पंडाल है इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाने के लिए ही जो है ये पंडाल जो है लगाया जा रहा है और इस पंडाल की वजह से आंधी तूफान सभी जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और कार्यक्रम सफल रूप से हो पाएगा। और ये जो देख रहे हैं पंडाल, ये काफ़ी लंबा पंडाल होगा। ये एक नहीं कई एक जो है बनाए जाएंगे, इसके बाद भी बनाया जाएगा और धीरे धीरे जो है ये पंडाल बन भी रहा है। लगभग जो है लंबी दूरी है और 3 लाख स्क्वायर फीट का ये पंडाल जो है बताया जा रहा है। इस पंडाल में जो मजदूर लगे हुए हैं दिन रात एक कर लगे हुए हैं और जल्द ही जो है इसे बनाने की जो है प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचेंगे तो इसी पंडाल में हनुमंत कथा होगा और इस कथा को सुनने के लिए लाखों लोग पहुंचने वाले हैं। उसके लिए सारी व्यवस्था की गई है। हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। ये सामने जो रास्ता है इसी रास्ते से धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे और अपने मंच जो यहाँ पर बनाया जा रहा है वो मंच तक पहुंचेंगे और यही मंच से जो है वो अपना जो है हनुमंत कथा जो है सुनाएंगे। और इसी मंच से जो इधर होंगे वो दर्शक होंगे और उस मंच पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होंगे। वहीं से आवाज़ पूरी जाएगी और सीसीटीवी भी लगा हुआ रहेगा और साथ ही जो है जो टीवी है वो लगा हुआ रहेगा, उस पर भी नज़र आएंगे। लंबी दूरी है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है लोगों को दूर से नज़र आएंगे और हर तरह से हर तकनीक को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है ताकि जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आवाज़ के साथ साथ जो है हनुमंत कथा की पूरी कहानी लोग आसानी से सुन पाएँ। दानापुर के नवतपुर तरेत से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सदर अनुमंडल इलाके में NH-28 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मुंडन कराने देवघर जा रहे एक ही परिवार के 9 लोग सड़क हादसे में जख्मी हो गए हैं, जिनमें 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मामला बंगरा थाना के रजवा गांव का बताया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि NH-28 पर सड़क के किनारे खड़े भूसा लदे ट्रक में तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोली से हम लोग बाबा धाम जा रहे थे मुंडन के लिए। वहाँ से चले तो बंगरा लाइन होटल के पास गाड़ी टक्कर मार दी। सर जैसे घटना हुआ कि उधर से 2 कोच आ रहा था, दोनों कोच अपने में ओवरटेक कर रहा था तो मैंने उसको बचाने के लिए इधर ट्रक खड़ी हुई थी। उसमें माने हम अगर कोच से अगर नहीं हटते तो कोच हम लोग को सारे आदमी को फुटबॉल खेल रहा था, हम लोग चारों दिन स्पॉट जाते। उसको बचने के लिए ट्रक रोड पर लगा था, भूसा वाला ट्रक था, उसमें हम गाड़ी कुछ मारे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार